और चुनौती को स्वीकारना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी, जिसको कह सकते हैं कि स्वभाव है, आदत है, और उसी में उन्हें आनंद भी आता है। तो दक्षिण भारत में लोग कहते हैं भाजपा भाजपा किसकी पार्टी। भाजपा जो है, पहले कहा जाता था कि भाई देखिए तो बनियों की पार्टी है, ये खाली उत्तर भारत तक सीमित है, ये वहां कुछ ही राज्यों में इसका अपना असर है, गुजरात का है तो गुजराती है इसलिए असर है। लेकिन उसको पूरे देश का, देशव्यापी उसका विस्तार करने के लिए ही ये काम, ऐसा नहीं कि वो पहले से नहीं करते रहे, पहले भी जाते रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, फिर संगठन के नाते, फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, फिर मुख्यमंत्री के नाते और प्रधानमंत्री के नाते भी 10 वर्षों में लगातार उनका ध्यान दक्षिण भारत पर रहा है। तो उत्तर दक्षिण को जोड़ना, बल्कि सही बात में पूर्व पश्चिम को जोड़ना, एक राष्ट्रीय धारा से देश को जोड़े रखना, ये उनका लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी था, भारतीय जनता पार्टी का भी है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद। आप सोचेंगे कि क्या ये युद्ध का बिगुल है? जी हां, दक्षिण भारत में भी चुनाव लोकसभा का होना है। तेलंगाना में जो हुआ सो हुआ, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, लक्षद्वीप है। दक्षिण भारत में जिस तरह से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कर्नाटक या तेलंगाना की बात भूलें, वहां जो हुआ वो लोकसभा चुनाव में स्थितियां कितनी भिन्न होगी ये भी सब जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम डिफरेंट होते हैं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का जो कार्यक्रम बनाया, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल, एक पूरा सुनियोजित, जैसा हम हमेशा कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन राजनेताओं में से हैं, कम से कम 50 वर्षों से 71 से मैं जिन नेताओं को देखता रहा, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक, वो बहुत ही दूरगामी रणनीति पर काम करते हैं। और इसीलिए हमने कुछ महीने पहले, मैंने संडे गार्जियन में टिप्पणी लिखी और उसमें इस बात का जिक्र किया था। पिछले साल एक तरह से कहना चाहिए कुछ महीने हो चुके, अब नया साल 2024 शुरू हो चुका, तो हमने तो 2023 में ही ये बात को लिखा था कि संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे पहले 2 गुजरात और वाराणसी चुनाव लड़ने का उनका माना जाता था, उसी तरह से इस बार वो वाराणसी से तमिलनाडु में रामेश्वरम, रामनाथपुरम, अब उसको उस तरह से कहा जाता है, वही रामेश्वरम जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बीता, उस इलाके में, उस रामनाथपुरम से सवाल ही किया गया। हम अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस ढंग से लक्षण दिखाई देते हैं और चुनौती को स्वीकारना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी, जिसको कह सकते हैं कि स्वभाव है, आदत है, और उसी में उन्हें आनंद भी आता है। तो दक्षिण भारत में लोग कहते हैं भाजपा भाजपा किसकी पार्टी। भाजपा जो है, पहले कहा जाता था कि भाई देखिए तो बनियों की पार्टी है, ये खाली उत्तर भारत तक सीमित है, ये वहां कुछ ही राज्यों में इसका अपना असर है, गुजरात का है तो गुजराती है इसलिए असर है। लेकिन उसको पूरे देश का, देशव्यापी उसका विस्तार करने के लिए ही ये काम, ऐसा नहीं कि वो पहले से नहीं करते रहे, पहले भी जाते रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, फिर संगठन के नाते, फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, फिर मुख्यमंत्री के नाते और प्रधानमंत्री के नाते भी 10 वर्षों में लगातार उनका ध्यान दक्षिण भारत पर रहा है। और जैसा मैंने कहा, वाराणसी से कैसे जोड़ रहे, वाराणसी में काशी तमिल संगम का जो आयोजन किए गए, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और उसको राजनीतिक मैसेज जाता है, वहां से पंडित यहाँ आ रहे हैं, वहां के साहित्य को लेकर के उनका अनुवाद इसी क्षेत्र में तो भारत में उपलब्ध हो, उत्तर भारत का साहित्य वहां पहुंचे, उस पर जितना जोर उन्होंने दिया है पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में खास करके, इसीलिए हमने कहा कि पिछले वर्ष से संकेत भी लगे थे, वहां से बड़े पंडितों को बुला करके, चाहे संसद के भवन का, नए भवन का उद्घाटन का मौका हो या उसका किसी शिलान्यास का मौका हो, हर अवसरों पर दक्षिण भारत के पंडितों को, चूंकि ये भी माना जाना चाहिए कि
द्रविड़ तमिलनाडु में जरूर उन्होंने एक हिंदू एंटी हिंदू लाइन ली हुई थी, लेकिन आज भी तमिलनाडु में, केरल में जिस तरह से, और कर्नाटक और आंध्र में भी कह सकते हैं, लेकिन जितना अधिक तमिलनाडु केरल में दक्षिण भारत में कट्टर पंडित संस्कृत के विद्वान जो मिलते हैं, उनकी संख्या शायद उत्तर भारत से कम नहीं, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकती है। जो अलग भाई शंकराचार्य, वो दक्षिण से निकल करके कहां कहां उन्होंने यात्राएं की। तो आप ये सोचिए कि दक्षिण भारत की एक पृष्ठभूमि पहले से रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा जो तमिलनाडु में, वैसे तो ठीक है 19,000 करोड़ की कई योजनाएं हैं, चाहे वो रेल की हो, चाहे ऊर्जा की हो, परिवहन के क्षेत्र की हो, शिक्षा स्वास्थ्य की हो, ऐसी जी योजनाओं का लगातार वो जिन राज्यों में जाते हैं और केंद्र से जुड़ी योजनाओं को अधिकाधिक वहां उसका लाभ पहुंचे, उसके साथ जनता को संबोधित करें। विश्वविद्यालय खास करके जिस तरह से उनका पहला ही कार्यक्रम तमिलनाडु में रखा गया कि विश्वविद्यालय के साथ युवाओं को जोड़ना और महिलाओं को जोड़ना, इन 2 दिनों के कार्यक्रमों में उनकी बड़ी प्रमुख जो प्राथमिकता है वो दूसरा, वो महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती का जहां अवसर मिले पहले भी उन्होंने अपने भाषण में उनका जिक्र करते रहे हैं। तो थोड़ा सा तमिल भाषा के शब्द को अपना जब बातें कहते हैं तो तमिल कुछ वाक्य उसके बारे में भी बोल देते हैं। तो उत्तर दक्षिण को जोड़ना, बल्कि सही बारे में पूर्व पश्चिम को जोड़ना, एक राष्ट्रीय धारा से देश को जोड़े रखना, ये उनका लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी था, भारतीय जनता पार्टी का भी है। और ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर राधाकृष्णन हुए थे तो कांग्रेस ने कोई दक्षिण भारत की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा हम नहीं कह रहे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने पिछड़ती गई, तमिलनाडु में उसका अस्तित्व ही लगभग नहीं के बराबर है। डीएमके के कंधे पर सवारी करके चलती है, जो डीएम पर आरोप लगाते थे। बीजेपी का भी एडीएमके के साथ, और खास करके जयललिता के समय हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिसे कहते हैं कि लव एंड रिलेशन दोनों चलता रहा, कभी साथ दिया, कभी एकदम उनको धक्का देने की कोशिश की, उनको संसद में बहुमत न मिल सके, वो काम किया एडीएमके ने। अब जयललिता ऐसी लोकप्रियता तो है नहीं, और एडीएमके ने भी पिछले साल और मैंने कुछ महीने पहले बीजेपी से नाता तोड़ लिया, खुद ही अपने उन द्रविड़ अस्मिता दिखाने के लिए। तो बीजेपी का और अधिक मौका है कि वो वहां पर अपना भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के बल पर आए। और आपने ध्यान दिया होगा पिछले वर्षों के दौरान निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट में, जो 5 कैबिनेट कमेटी जो होती है उसमें जो 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं प्रधानमंत्री सहित, उसमें ये 2 मंत्रालयों की बड़ी भूमिका होती है। ये दोनों दक्षिण से हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यदि रामनाथपुरम से मोदी जी लड़ते हैं, और जहां पर इसलिए भी उसकी संभावना है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, और जीता कौन था? इंडियन मुस्लिम लीग। मतलब इस तरह से उसको एक अल्पसंख्यकों के नाम पर कहे या उनको प्रभावित करने के लिए कहिए कि मुस्लिम आबादी को किस तरह से उसके बल पर जीता जाए, ये कोशिश मुस्लिम लीग जैसी जो कट्टरपंथी पार्टी है, और जिसका अपना पुराना इतिहास, उस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये सही है कि उसको चुनौती देकर के मोदी को और बीजेपी को आगे ले आते हैं खुद स्वयं, तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्योंकि उस क्षेत्र में भी तमिलनाडु में लगातार जिस तरह से प्रयास हुए हैं, और रामेश्वरम जो भगवान शिव का एक बड़ा केंद्र है, भगवान राम ने यहीं से अपना यही लंका की यात्रा के लिए शिव पूजा भी की थी। तो अब उस रामेश्वरम में, और जिस तरह से हमेशा ये माना जाता है कि जो पुल बना उसको लेकर के विवाद रहा है कि भाई वो बीजेपी तो हमेशा कहती रही कि यहाँ है, कांग्रेस सरकार ने उसमें भी रोड़े अटकाए। तो उस एरिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा नहीं है कि वो कोयम्बटूर से भी लड़ सकते हैं, वो हो सकता है कि और भी 1-2 क्षेत्र हैं जहां पर बताया गया कि मदुरै से भी लड़ सकते हैं। तो ये है कि विकल्पों की संभावना पार्टी तो अंतिम क्षणों में ही तय करती है कि कहां हमारा और अधिक, खास करके प्रधानमंत्री को लड़ना हो, लेकिन उसका आधार बनता रहे, ये विशेषता प्रधानमंत्री की है। और वो शुरू से मानते हैं कि कोई एक दिन में जाकर के चुनाव में आपको गए, अपना नाम लिखाया, और वो तो राज्यसभा में भी कई लोग ऐसा करते रहे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे प्रदेश के वहां आकर के चुनाव लड़ लिया और बन गए। लेकिन लोकसभा या विधानसभा में तो जब तक आप उस एरिया में काम नहीं करेंगे, उस एरिया पर ध्यान नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है कि ठीक है ये वो गुजरात के हैं, उन्होंने किस तरह से बड़े पैमाने पर वाराणसी में सफलता प्राप्त की,
तो वही भगवान शिव का वाराणसी का केंद्र रहा। महाकाल जाकर के मध्य प्रदेश में उन्होंने, मध्य प्रदेश में भी महाकाल का नाम लेकर के जो शंखनाद किया गया, तो मध्य प्रदेश में भारी सफलता मिली। जब बहुत कम लोग इस तरह के मानने वाले थे कि जीतेंगे, बीजेपी को भी कुछ शंका कहीं न कहीं वहां के जो नेता है वो कहते थे बड़ी स्थिति बड़ी चुनौतीपूर्ण है शिवराज सिंह के खिलाफ, चाहे वो मोदी पर नहीं, लेकिन मोदी के बल पर वहां भी वोट मिला। मोदी की गारंटी, इसलिए निर्मला सीतारमण तो तमिलनाडु में घूमने वाली है, इसी मोदी की गारंटी वाला जो एक स्पेशल बस और बाकायदा वाहन चलाया जा रहा है, जो सब एरिया में घूम करके उनकी जो योजनाओं के लाभ लोगों को मिले उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। एस जयशंकर तो देश दुनिया में सब जगह घूम रहे हैं, भारत में भी और विदेशों में भी, और भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का, भारत की सफलताओं का और चुनौतियों का, और चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देना। जब यहां जरूरत हो अमेरिका कनाडा का मुद्दा आया तो वहां भी जयशंकर ने भूमिका में। तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के जो नेता है वो सब पूरा दक्षिण भारत पर और दक्षिण भारत के माध्यम से पूरा एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बीजेपी उत्तर भारत की ही पार्टी नहीं है। ठीक है, जरूर नहीं कि वो सत्ता में विधानसभा में आए, सर विधानसभा में नहीं भी आते हुए भी उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर यदि उस पर प्रेजेंटेशन बढ़ता है, यदि उनकी सीटें बढ़ती हैं, पूरे साउथ में लगभग 131 सीटें हैं, 85 सीटें तो वैसे भी उनको जीतना नहीं होता, लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी पहले बीजेपी धीरे धीरे वहां पर अपना वोट परसेंट तो बढ़ाती रही है। और एक नेता भी यदि जीतता है, जिसको कह सकते किला फतेह करना, चक्रव्यूह को तोड़ना, उस तरह का बड़ा काम होगा जो जैसे कहते हैं जिसको अर्जुन ही जानता था और कोई नहीं जानता। यहाँ तो खुद मोदी जानते हैं कि किस एरिया के किस चक्रव्यूह को हम तोड़ सकते हैं। वो गठबंधन तमिल में और कांग्रेस का हो रहा है, उसके अपने स्टालिन कितना उनको करेंगे, और स्टालिन का तो बेटा है जो मंत्री है, वो तो खुद ही जो मुख्यमंत्री होते हुए, स्टालिन वैसे नरेंद्र मोदी के साथ यात्रा में है, चूंकि मुख्यमंत्री का दायित्व होता है प्रधानमंत्री आने पर, जो ऐसे कार्यक्रम है सरकारी कार्यक्रम है उसमें वो रहते हैं। लेकिन उनके बेटे ने हाल में जब कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना है, बड़ा विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जातिवाद पर कर रहा था, बाद में सफाई देनी पड़ी उन्हें। तो स्टालिन परिवार या द्रविड़ पार्टी खुद भी कड़गम, वो डीएमके जिसको हम ज्यादा लोग पब्लिक में जानते हैं, उसका यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि वो एंटी हिंदुइज्म, जबकि सब वेद पुराण ये सब ऐसा तो नहीं कि संस्कृत के स्कॉलर बगैर वेद के काम करते हैं या शब्द श्लोक नहीं बोलते हैं, लेकिन जो भी है ऐसी स्थिति में वहां पर डीएमके भी, खाली डीएमके एडीएमके और कांग्रेस तो खत्म हो गई लगभग। चिदम्बरम नाम है, लेकिन चिदम्बरम कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे तमिलनाडु में जिता के ला सकते हैं। पुडुचेरी, वहां पर भी बीजेपी का अपना प्रभाव बन चुका है। केरल में लगातार कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। लक्षद्वीप जो मुस्लिम, वहां तो वही आबादी सबसे अधिक है, सबने बिल्कुल कहना चाहिए कि 95-98% तक वहां आबादी मुस्लिम की है। उसमें भी जो प्रभाव वहां के लिए, वहां संचार की सुविधाएं कितनी अधिक बढ़ सके, इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल जैसे देश के अन्य भागों में वैसी हो जाए, उसका उद्घाटन वो कर रहे हैं। तो ऐसी सुविधाएं देना, स्वास्थ्य की योजनाओं का वहां फायदा कैसे पहुंचे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि लक्षद्वीप में और भी ज्यादा प्रभाव बीजेपी का वहां उसको लाभ मिले वोट परसेंटेज में भी। तो केवल सीट जीतना नहीं, लेकिन दक्षिण उत्तर को जोड़ना और इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना कि जिससे कि हम ये कहला सके कि भारत में मोदी की जो लोकप्रियता है वो दक्षिण में भी उससे भी कम नहीं है। इस दृष्टि से वो वहां चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये तो खैर अंतिम, आपको उनका सस्पेंस हमेशा रहता है, वो चुनाव की जब घोषणा होगी और उसके बाद जब उम्मीदवारों की होगी और खास करके तमिलनाडु की होगी तभी ये स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन हाँ, उसके आसार जरूर दिखाई देते हैं, जो हमने पिछले कई महीने पहले जब कोई चर्चा नहीं कर रहा था, और इसीलिए उस पर तो बल्कि कन्नड़ के अखबारों ने भी, उसके टेलीविजन चैनल्स ने उसको उठा लिया हमें कोट करते हुए। तो ये कम से कम ये कह सकते हैं कि संकेत देख करके समझना चाहिए कि वो किस तरफ दिशा में गाड़ी जाने वाली है, हवा का रुख देखना। तो मोदी ये जानते हैं कि किस तरफ लहर लाने के लिए कितना करना है, किस तरह से लहरों से निपटते हुए जो विपरीत लहरें हैं उसमें कैसे तैरा जाता है। उनको तैराकी का शौक बचपन में रहा है, तो वो वहां भी यदि मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वैसे अभी एक मंत्री वहां जेल गए हैं 3 साल की अदालत के जरिए। ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने जेल भेज दिया, प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं, 1 हफ्ते पहले की बात है ये।
और इसलिए जो ऐसे भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र तेलंगाना में लगते रहे हैं, उसमें तमिलनाडु सबसे शीर्ष पर है, जो कि संपन्न राज्य भी है, तो वहां भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक है। उनको सबको चंगुल में लाना, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, मछलियों को, मगरमच्छ को ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के, दूसरे सब, उसके लिए खाली ये है कि उनको सबको छूट दी गई है। पहले कांग्रेस चिदम्बरम खुद ही घोटालों में फंसे रहते थे, तो वो कैसे उस पर कोई कार्रवाई करते? वही के लोगों के साथ तालमेल, डीएमके जिसको कहा जाता था कि भाई ये तो राजीव गांधी की हत्या में इनके नेताओं का उन लोगों को लिट्टे के साथ संबंध से असर था, उसका प्रभाव था, उनके ऊपर आरोप आए, सीबीआई की जांच में भी आए। और एक समय बिल्कुल भी कांग्रेस जो नाराज थी, लेकिन अब कांग्रेस उसी के कंधे पर बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमें अपनी इज्जत तमिलनाडु में बनी रहे, उस डीएमके के बल पर ही वो काम करना चाहती है। तो कांग्रेस जो करे, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभियान दक्षिण विजय का जो मिशन है, विजय का मतलब है कि वहां अपना छाप छोड़ना, वहां झंडे गाड़ना। पहले के राजा भी यही करते थे, वहां जाके झंडा गाड़ा, उसके बाद वापस आ जाए। तो झंडा वहां यदि गड़े तो एक राष्ट्र के लिए एक मैसेज होगा, दुनिया के लिए मैसेज होगा कि भारत में जो लोकप्रियता है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो क्षेत्र में जाति के आधार पर न बढ़कर पूरी भारतीयता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से उत्तर भारत में लोकप्रियता सिद्ध हुई है, दक्षिण भारत में भी मोदी और खास करके उनकी पार्टी, उनका संगठन कितनी सक्रियता से सफलता ला सके, तो ये उत्तर दक्षिण को जोड़ने का एक बड़ा रास्ता होगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सफलता मिल रही है शांति के लिए, प्रगति के लिए, लाखों पर्यटक लगातार जा रहे हैं, भयानक सर्दी के बावजूद सबसे अधिक पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है छोटे मोटे वहां घटनाएं होती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वोत्तर शांत है, पूर्वोत्तर में असम में भी समझौता, अल्फा जिसके साथ उल्फा के साथ इतने वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उनके साथ समझौता भी पिछले हफ्ते हो गया। तो इसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरे राष्ट्र में एक नई तरह की लहर, नए तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और उसमें जो प्रतिपक्ष रहे, लोकतंत्र में तो प्रतिपक्ष रहेगा ही, लेकिन उसमें बाद भी देश एकजुट दिखाई दे, ये कोशिश होनी चाहिए। एटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। एटर्स आई को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।